नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन पाठशाला एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 वंशागत का आणविक आधार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज के पहला पार्ट 1 है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, चार के बारे में बात करेंगे, उनका नियम क्या होता है, और उसके बाद वाटसन एंड क्रिक का मॉडल के बारे में बात करेंगे, डीएनए की खोज कब हुई। तो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और इनसे जो क्वेश्चन बनेगा लास्ट में से बनने वाले क्वेश्चन भी लास्ट में लिए गए हैं, जो कि आपको कराया जाएगा। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में। बात करते हैं हेरिडिटी के परिचय के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हम सिंपल और साधारण भाषा में समझाते हैं। तो आप लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ भी अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों की बनावट या रक्त समूह, वह सब आनुवंशिक जानकारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होता है। तो जो हम सब प्राप्त करते हैं, बालों का रंग या कुछ जो कि सिमिलरिटी देखने को मिलती है, वह हमारे माता पिता या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में देखने को मिलता है। यह जानकारी जो है हमारे शरीर में हर कोशिका के को केंद्रक न्यूक्लियस में डीएनए नामक एक विशेष गुण में संग्रहित रहती है। यह जो आपको यह जो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आनुवांशिक सिमिलरिटी देखने को मिलता है, या आपके जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है डीएनए नामक, उनमें जो एक अणु होता है उसमें संग्रहित होता है, एकत्रित होता है, जो कि आपको सिमिलरिटी देखने को मिलता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या देखने को मिलता है। इस अध्याय में हम कवर क्या करेंगे दोस्तों? इस अध्याय में हम कवर करेंगे जो आपको पहला पॉइंट है कि वंशानुगत लक्षणों की संरचना कैसे होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें हम कवर करेंगे वंशानुगत लक्षणों को का संचरण कैसे होता है। पॉइंट नंबर 2 में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है और कैसे काम करता है। जो आपका हेरिडिटी होता है वह क्या होता है और कैसे काम करता है, कि उनका फंक्शन क्या होता है। डीएनए की संरचना के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए क्या होता है और उनका कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं वंशानुगत हेरिडिटी ऑफ द, इनका इंट्रोडक्शन के बारे में इनका बात करते हैं, हेरिडिटी क्या होता है। अगर हम हेरिडिटी को सिंपल रूप से डिफाइन करना चाहते हैं तो एक सिंपल साधारण भाषा में, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका हेरिडिटी होता है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता अपने लक्षण ट्रेस अगली पीढ़ी को आनुवंशिक रूप से देते हैं। तो अगर हम और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो हेरिडिटी क्या होता है कि अपने माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त होते हैं, जो सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, उन्हीं को हम वंशानुगत या हेरिडिटी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपके बालों का रंग एग्जाम्पल में हो गया, आँखों का रंग, रक्त या समूह। कभी कभी आप देखते हैं जैसे कि आपके माता पिता का रंग जैसे आता है, लोग कहते हैं कि आप अपने पिताजी के ऊपर गए, जैसे आपके पिताजी का बाल है तो आप बालों का रंग के ऊपर देखने को मिलता है, आँखों का रंग देखने को मिलता है, रक्त समूह को, ब्लड ग्रुप भी देखने को सेम मिलता है। ये सब सिमिलरिटी होता है, और फेस भी देखने को मिलता है, जो कि ये क्रोमोसोम के द्वारा देखने को मिलता है। यह एक जेनेटिक या हेरिडिटी की प्रक्रिया है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन या स्थानांतरण होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। यदि हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो पदार्थ वंशानुगत जानकारी को अगली पीढ़ी में ले जाता है। बात कर रहा है किसमें, जो पदार्थ जो आपका कि मटेरियल होता है, वंशानुगत हेरिडिटी जानकारी अगली पीढ़ी में ले जाता है, वही जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाता है, जिसके माध्यम से जाता है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसके जो होते हैं दो उम्मीदवार कह सकते हैं, इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, पहले पॉइंट हो गया। दूसरा हम बात करते हैं प्रोटीन।
जो आपके प्रोटीन के माध्यम से देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम प्रयोग देखते हैं कि साइंटिस्ट जो है ग्रिफ्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रिफ्थ ने 1928 में आविष्कार किया था। तो यहाँ पर पॉइंट में देखेंगे, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने जो है एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। जो ग्रिफ्थ मतलब साइंटिस्ट महोदय है, यह एक ब्रिटिश और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि निमोनिया होता है, निमोनिया का कारण क्या है। जो मतलब यहाँ पर देखेंगे आप, निमोनिया एक रोग है जो कि निमोनिया फैलता है। तो ग्रिफ्थ महतो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यह पता लगाने की कोशिश किया कि निमोनिया क्या है और कैसे यह एक प्रकार की बैक्टीरिया दूसरे में बदल सकता है। कभी कभी आप देखते हैं दोस्तों, यह जैसे कि कभी आप घर परिवार या गांव में देखते होंगे, किसी को निमोनिया हो जाता है। निमोनिया जो हो जाता है, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया जो होता है दूसरा रूप ले लेता है, दूसरे में को बदल देता है। तो ग्रिफ्थ महोदय जो थे 1928 में यह इन्होंने साइंटिस्ट का प्रयोग करना शुरू किया। और पॉइंट में इन्हें देखते हैं कि फ्रेडरिक जो ग्रिफ्थ थे, इन्होंने बैक्टीरिया का प्रयोग किया। सबसे पहले ग्रिफ्थ महोदय ने बैक्टीरिया का प्रयोग किया। इन्होंने 2 प्रकार के बैक्टीरिया का प्रयोग किया। सबसे पहला बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। पहला पॉइंट जो है यस प्रकार का, जिसे बोलते हैं स्मूथ रफ, रोग पैदा करने वाला। नंबर 2 वो होता है जो आर प्रकार का होता है, जिसे रफ बोलते हैं, रफ स्ट्रेन, रोग नहीं पैदा करने वाला। तो इन 2 प्रकार का आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, जो कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक यस प्रकार का होता है, एक आर प्रकार का होता है। यस प्रकार के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो स्मूथ स्ट्रेन होता है, और आर प्रकार की बात करते हैं तो रफ स्ट्रेन होता है। इन्हें हम आगे और डिटेल्स में अध्ययन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, निमोनिया नामक बैक्टीरिया 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं यस प्रकार का। पहला पॉइंट यस प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन कहते हैं, इसमें पॉइंट देखेंगे, यह जो होता है चिकना होता है और कैप्सूल होता है। क्या? चिकना स्मूथ कैप्सूल होता है। यह जो होता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बच निकलता है। जो यस प्रकार का स्मूथ स्ट्रेन होता है, यह हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, वह उनसे बच निकलता है, बच निकलने का काम करता है। और रोगजनक जो होता है मतलब पैथोजेनिक जो होता है, यानी रोग पैदा करता है। यह एक डिजीज कॉज करता है। इसे अगर आप देखेंगे तो यह एक डिजीज कॉज करता है। दूसरे पॉइंट हम बात करते हैं दोस्तों आर प्रकार टाइप, जिसे बोलते हैं रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन क्या होता है? कैप्सूल। इसमें कैप्सूल नहीं होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है, इसे नष्ट कर देता है। इसे आप देखेंगे, यदि जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है, इसे नष्ट कर देता है। और रोगजनक जो होता है नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी ये रोग नहीं पैदा करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात आप सब याद कर लीजिए। जो यस प्रकार का, सबसे पहले आप बात करें जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है यस प्रकार होता है, यस का फुल फॉर्म होता है स्मूथ स्ट्रेन। दूसरा होता है आर प्रकार, जिसे बोलते हैं रफ स्ट्रेन। अब हम बात करते हैं जो यस स्मूथ स्ट्रेन होता है, यह रोग पैदा करता है, पैथोजेनिक होता है, डिजीज ऑफ द कॉज इन द पैथोजेनिक। और जो आर प्रकार का होता है, रफ स्ट्रेन होता है, यह डिजीज काज नहीं करता है, नॉन पैथोजेनिक डिजीज होता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली को यह नष्ट, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, उन्हें नष्ट कर देता है, और कैप्सूल नहीं होता है। तो इतना बात आप लोगों को रट लेना है और याद करके रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रिफ्थ के 4 मुख्य प्रयोग। जो ग्रिफ्थ महोदय थे, इन्होंने 1928 में प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका प्रयोग में, इन्होंने 4 प्रयोग किए थे। 4 प्रयोग में सबसे पहला हम बात करते हैं प्रयोग क्रमांक ना। प्रयोग क्रमांक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर प्रयोग किया गया पदार्थ हो गया, यहाँ पर परिणाम माउस का हाल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जीवित, जो आपका स्मूथ स्ट्रेन होता है, या प्रकार बैक्टीरिया होता है, या माउस, इसमें जो, तो सबसे पहला जो प्रयोग किए थे स्मूथ स्ट्रेन में, उसमें मूस जो है मर गया था। दूसरे में हम बात करते हैं जीवित, इसमें जीवित था, प्रयोग किया गया पदार्थ जीवित था। आर प्रकार बैक्टीरिया मतलब रफ स्ट्रेन था, इसमें जो आपका जीवित था। तीसरे में हम बात करते हैं हीट किल, इसमें गर्म करके यस प्रकार का हीट किल मतलब मार करके प्रयोग किया था, जिसे बोलते हैं स्मूथ रफ बैक्टीरिया। इसमें तो जो था जीवित था। तो चौथे में हम देखते हैं हीट किल्ड यस जीवित, मतलब कि इसमें जो प्रयोग किया गया था, गर्म करके मार दिया गया था स्मूथ
स्ट्रेन को और आर रफ स्ट्रेन को, इसमें जो था इसमें भी मर गया था। तो यदि आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे पहले में जब इस प्रकार के स्मूथ स्ट्रेन में प्रयोग किया गया तो उसमें जीवित था, लेकिन यहाँ पर मर गया। और जीवित दूसरे प्रयोग में जब किया गया आर मतलब रफ बैक्टीरियम तो इसमें जीवित था। और तीसरे में जब था गर्म करके और स्मूथ बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया तो इसमें जीवित था। और चौथे में जो था गर्म करके स्मूथ प्लस जीवित करके रफ स्ट्रेन को किया गया तो इसमें मर गया। यह जो गिरिफ्थ महोदय थे इनका यह 4 प्रयोग जो था बेहद ही फेमस था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण मतलब ऑब्जर्वेशन, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया जब इन्होंने प्रयोग, जब गिरिफ्थ वैज्ञानिक साइंटिस्ट महोदय ने प्रयोग किया तो इनका क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट निकल कर आया कि अंतिम प्रयोग हीट किल्ड यस मतलब स्मूथ स्ट्रेन प्लस रफ स्ट्रेन में चूहा मर गया था। दूसरा पॉइंट में निकला कि जब मृत स्मूथ स्ट्रेन में जीवित और रफ स्ट्रेन मिलाया गया तो रफ बैक्टीरिया ने रोगजनक गुण वायरुलेंस प्राप्त कर लिया। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू बेस पर पूछा जा सकता है या 60 क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्या कि जब मृत ये मतलब स्मूथ स्टोन और रफ स्टोन जब आपस में मिलाया गया तो रफ बैक्टीरिया ने रोगजनक गुण को वायरुलेंस से प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे कि ग्रिफ्स ने इसे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहा। जब रफ बैक्टीरिया ने रोगजनक गुण को वायरुलेंस प्राप्त कर लिया तो ग्रिफ्स ने इसे ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया है। कौन सा नाम दिया? इसे यहाँ पर नाम दिया गया कि ग्रिफ्स ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया गया है, जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे कि इसका अर्थ यह था, यहाँ पर इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसका अर्थ यह था कि हीट किल्ड यस बैक्टीरिया मतलब स्मूथ रफ बैक्टीरिया के किसी अंश ने रफ बैक्टीरिया को रूपांतरित कर ट्रांसफार्म कर दिया गया और उसे रोगजनक बना दिया गया। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का मतलब था कि कोई आनुवांशिक पदार्थ मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल जो था बाद में सिद्ध हुआ कि यह डीएनए है। रफ बैक्टीरिया में जाकर उसके गुण बदल देता है। मतलब यहाँ पर आप आसान भाषा में समझिए कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का मतलब था कि कोई जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि सिद्ध हुआ कि डीएनए है, कि मतलब जो ट्रांसफार्मिंग मटेरियल था उसको सिद्ध हुआ कि यह डीएनए है और बाद में पता चला कि आर बैक्टीरिया में जाकर मतलब रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया में जाकर उसके गुण को बदल देता है, जो उसका गुण होता है वह उसे चेंज कर देता है। यह ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कैसे समझिए कि यह एक डीएनए है, बाद में पता चला सिद्ध हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या पता चला इनके खोज में नेक्स्ट पता चला कि ग्रिफ्स पहले वैज्ञानिक थे जिसने यह दिखाया कि सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो सकती है। ग्रिफ्स ने पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने दिखाया कि सूचना जो इन्फॉर्मेशन होता है वह एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो सकता है। इसी आधार पर आगे चलकर एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने सिद्ध किया कि ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल वास्तव में डीएनए ही है। मतलब 3 साइंटिस्ट और मिलकर इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो आपका ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल वास्तव में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल जो है यह डीएनए ही है। आगे देखते हैं दोस्तों, एवेरी, मैकलियोड एंड द मैककार्टी का प्रयोग 1944। इन 3 साइंटिस्ट जो थे साइंटिस्ट ने 1944 में इसका प्रयोग किया। तीनों ने मिलकर इनका प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या निकला। ओसवाल्ड, एवेरी का पूरा नाम जो है ओसवाल्ड है। ओसवाल्ड, कॉलिन मैकलियोड एंड द मैककार्टी, ये तीनों जो थे अमेरिकी वैज्ञानिक थे और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट यूएस में कार्यरत थे। इन तीनों जो वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट ने अमेरिका के निवासी थे और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ द यूएस में कार्यरत के पद पर थे। अगला हम बात करते हैं, ये सभी सूक्ष्म जीवों से माइक्रोब्स और आनुवांशिकता जेनेटिक पर शोध कर रहे थे। इन जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने सभी सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स और आनुवांशिक जेनेटिक्स पर शोध कर रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख उद्देश्य। इन तीनों साइंटिस्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं
प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो ग्रिप्स ने जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल खोजा था, उन्होंने उसे आणविक रूप से पहचानने का कार्य किया। मतलब उन्होंने जो था उसे आणविक रूप से पहचानने का कार्य किया। नेक्स्ट है कि क्या वह परिवर्तन लाने वाला पदार्थ प्रोटीन है या डीएनए है। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जो परिवर्तन करने वाला पदार्थ है, जो मटेरियल है, वह क्या डीएनए है। यही सवाल उनके शोध का केंद्र था। मतलब यही उनके जो शोध कर रहे थे, यही उनके शोध का मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र यही था, क्या यह डीएनए, यह शोध का केंद्र है, क्या यह डीएनए है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या पता चला इनके शोध में। तो आगे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जो गिरिफ्थ महोदय थे, गिरिफ्थ ने हीट किल्ड यस स्ट्रेन जो था स्मूथ स्ट्रेन को लिया और उसमें से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग अलग नष्ट किया। मतलब गिरिफ्थ ने यस प्रोटीन स्मूथ स्ट्रेन को लिया और उसमें जो प्रोटीन था, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को अलग अलग नष्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि जब उन्होंने डीएनए को नष्ट किया तब कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जब ग्रिप्स ने डीएनए को नष्ट किया तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। यानी कि डीएनए के बिना आर बैक्टीरिया, मतलब रफ बैक्टीरिया जो है वह स्मूथ बैक्टीरिया नहीं हो सकता है। यानी डीएनए के बिना रफ बैक्टीरिया जो है स्मूथ परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि आपका उसमें डीएनए नहीं है, यदि आप देखिए, इस सबसे समझने वाली बात है कि डीएनए उसने नष्ट कर दिया था। डीएनए जब नष्ट कर दिया तो डीएनए को नष्ट करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी डीएनए के बिना जो आर बैक्टीरिया है, रफ स्मूथ बैक्टीरिया है, वह उसमें यस स्मूथ बैक्टीरिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। अब नेक्स्ट है कि डीएनए की वह वास्तविक ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है। डीएनए की वह वास्तविक मतलब एकदम एक्चुअल रूप से ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है। यानी डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जिसे बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। दैट इज द क्लियर। अब यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि जो आपका डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है जिसे बोलते हैं हेरिडिटी द मटेरियल, तो वह जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को सभी पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हेर्शे चेस का प्रयोग। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं हेर्शे चेस का प्रयोग। हेर्शे चेस का प्रयोग 1952, क्या हेर्शे चेस का जो प्रयोग था 1952 में इनका प्रयोग हुआ था। अल्फ्रेड हेर्शे और मार्था चेस दो अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्या ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने मुख्य रूप से सिद्ध किया कि जो डीएनए है यह आनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन है। इन्होंने बताया कि आनुवांशिक पदार्थ है, ना कि प्रोटीन है। यहाँ से आप सबको और क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका प्रयोग जीवाणु, परजीवी वायरस जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज पर आधारित था। जो यह प्रयोग हो रहा था बैक्टीरियोफेज पर आधारित था। यह पता लगाना कि वायरस जब किसी जीवाणु को संक्रमित करता है तो वह डीएनए अंदर भेजता है या प्रोटीन। यह पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण था कि वायरस जब किसी जीवाणु को संक्रमित करता है, जो आपका वायरस होता है वह जब किसी जीवाणु या बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो क्या वह डीएनए अंदर भेजता है या प्रोटीन भेजता है। यह पता लगाना बेहद ही इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं प्रयोग की प्रक्रिया। प्रयोग की जो प्रक्रिया थी इसमें इन्होंने दो समूह बनाए। प्रयोग की प्रक्रिया में समूह ए और समूह बी, इसमें लेबल किया गया और कारण का पता लगाया गया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे समूह ए में देखेंगे, समूह ए अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इसमें तो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव सल्फर यस-35 से लिया गया और इसमें जो कारण बताया गया क्योंकि केवल प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में केवल जो होता है केवल सल्फर होता है। और समूह बी में अगर देखेंगे यहाँ पर डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फेट से P32 से लिया गया क्योंकि डीएनए में फास्फेट होता है, क्योंकि जो डीएनए होता है डीएनए में आपके फास्फेट जो होता है मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर इन वायरसों को ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया। जो आपके ये बैक्टीरिया थे इन बैक्टीरिया को ई कोलाई बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया। अगले में पता चला कि कुछ समय बाद मिश्रण को ब्लेंडर में घुमाया गया और फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया। इसमें जो था वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि कुछ समय पश्चात यहाँ पर देखा मिश्रण को ब्लेंडर में मिलाकर उन्हें घुमाया गया और फिर सेंट्रीफ्यूज किया गया।
आगे देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज T2 वायरस, क्या बैक्टीरियोफेज T2 वायरस। बैक्टीरियोफेज T2 वायरस देखते हैं, यह एक वायरस होता है जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। क्या, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक वायरस होता है जो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन में देखेंगे यहाँ पर समूह दिया गया है, क्या बैक्टीरिया के अंदर गया, और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। यस 35 जो प्रोटीन है और पी फास्फोरस डीएनए मतलब 32 जो पॉइंट है। यहाँ पर अगर यस 35 में प्रोटीन में आप देखेंगे, प्रोटीन जो है यहाँ पर बैक्टीरिया अंदर नहीं गया, जो प्रोटीन है आपका यह अंदर नहीं गया, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, प्रोटीन जो आपका है यह जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए यह जो है अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं प्रवेश किया है। और जो आपका फास्फोरस 35 डीएनए है, यह बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश किया। क्या, यह बैक्टीरिया के अंदर चला गया और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए जो है एक आनुवंशिक जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है। अब बात करते हैं, हर्शे और चेस ने अंतिम रूप से यह सिद्ध किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपका पूर्ण रूप से निष्कर्ष हो जाना चाहिए कि जो हर्शे और चेस ने अंतिम रूप से यह सिद्ध किया। अब कौन से वैज्ञानिक थे, हर्शे और चेस ने अंतिम रूप से सिद्ध किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कौन, क्या, डीएनए जो आपका है जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से अब डीएनए की संरचना। डीएनए की बात की करते हैं तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में इनकी खोज किया था। क्या, डीएनए की अगर हम खोज की बात करते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में खोजा था। डीएनए को हम डबल हेलिक्स की संरचना खोज कहते हैं, डबल हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने भी इनमें सहायता की थी। सहायता किससे मिली, रोजलैंड एंड फ्रैंकलिन की एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज से मैरुक विल्किंस से इनको सहायता मिली। और डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड से बना होता है, जो आपका डीएनए होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है, यह 2 स्ट्रैंड से बना होता है, 2 स्ट्रैंड से बना होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो आपको बीच बीच में ये आपको लगा हुआ है, इसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंड, जो आपके दोनों स्ट्रैंड से जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं चारगाव्स रूल 1950। क्या, चारगाव्स रूल 1950, यहाँ पर बात करते हैं तो एरविन चारगाव्स ने यह नियम दिया कि पीरियंस जो होता है प्रीमिडियंस के बराबर होते हैं। क्या, पीरियंस बराबर प्रीमिडियंस। अब हम बात करते हैं एडेनिन बराबर थायमिन होता है, गुआनिन बराबर साइटोसिन, ये जो होता है इनके बराबर होते हैं। इन्हें अगर हम सिंबल से दर्शाने की कोशिश करेंगे तो एडेनिन को ए से दर्शाते हैं, थायमिन को टी से, गुआनिन को जी से, और साइटोसिन जो होता है इन्हें हम सी से दर्शाते हैं। यहाँ पे और स्पष्ट रूप से दिए गए हैं कि इससे यह समझ आया कि जो डीएनए आपका होता है यह स्ट्रक्चर स्पेसिफिक बेस पेयरिंग पर आधारित होता है। जो आपका स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स मॉडल का देखने को मिलता है, यह आपका किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेसिफिक बेस द पेयरिंग के रूप से में, जो कि पेयरिंग रूप से जुड़ा होता है, यह इन पे डिपेंड करता है। यह भी इसे एक इंट्रोडक्शन के रूप में लिए गए है। नेक्स्ट वीडियो में अभी आपका जो होता है डिटेल में अच्छे लेक्चर आएगा, जो कि कंप्लीट तरह से समझाया जाएगा। अब यहाँ से जो जितना यहाँ पर समझाया गया, यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन आपके हैं जिस प्रकार से, उन क्वेश्चन को लिया गया है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चनों का जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सबके सामने है, यहाँ पर बताने की कोशिश कीजिएगा, ग्रिफ्थ ने प्रयोग में ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल किसे कहा है। जो आपका ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है वो ग्रिफ्थ ने उसे क्या कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी आरएनए, ऑप्शन नंबर सी डीएनए, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है, इसका जवाब आप सब दीजिए। ग्रिफ्थ ने इसको जो ट्रांसफार्मिंग ऑफ द प्रिंसिपल है इसे क्या कहा था, डीएनए को कहा था। उन्होंने अपने प्रयोग में इसे क्या बताया था, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ग्रिफ्थ ने किस जीवाणु का उपयोग किया था।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ग्रिफ ने किस बैक्टीरिया का उपयोग किया था? ई कोलाई बैक्टीरिया का प्रयोग किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का प्रयोग किया था, या सैल्मोनेला का किया था, या ऑप्शन नंबर डी बैसिलस का किया था? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो ग्रिफ ने जीवाणु का किया था, कौन सा किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया का जो था, इसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिरफ्त ने प्रयोग में कौन से प्रकार के चूहों को मारता है? अब आपके यहाँ पर गिरफ्त ने कितने प्रयोग किए थे? टोटल उन्होंने 4 प्रयोग किए थे। 4 प्रयोग में पूछा है कि गिरफ्त ने प्रयोग में कौन से प्रकार के चूहों को मारता है? हीट किल्ड यस टाइप का क्या है? स्मूथ स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर ए आर टाइप का हो गया कि रफ स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी हीट किल्ड यस टाइप, और ऑप्शन नंबर सी यस टाइप स्मूथ स्ट्रेन टाइप, और डी है ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका जवाब आप सब दीजिए। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो आपका यस टाइप का स्मूथ स्ट्रेन टाइप होता है, जो इसमें जो होता है चूहों को मारता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को स्पष्ट रूप से किसने डीएनए में सिद्ध किया है? यदि हम बात करें जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है, स्पष्ट रूप से किसने डीएनए सिद्ध किया है? किसने डीएनए सिद्ध किया था? ग्रिफ ने सिद्ध किया था, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, या एवेरी मैक्सवेल लियोड एंड मैककार्टी, या हेर्शे चेस ने किया था? तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको एवेरी मैकलियोड एंड द मैककार्टी। तो इन तीन वैज्ञानिकों ने ही प्रमुख रूप से सिद्ध किया था कि जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल होता है यह एक डीएनए होता है। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। क्या? अमेरिका के, यूएस के, अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हेर्शे चेस ने किसका प्रयोग कर आनुवंशिक पदार्थ की पुष्टि की, जेनेटिक मटेरियल की पुष्टि की थी? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी फंगस, और ऑप्शन नंबर डी यीस्ट। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पर आप बताने की कोशिश कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर कौन सा जेनेटिक मटेरियल का पुष्टि की थी? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो आपका वायरस होता है, वायरस के इसकी पुष्टि की थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया गया? सल्फर 35 का प्रयोग किया गया। क्या डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर 1 सल्फर 35 का, कार्बन 14 का, फास्फोरस 32 का, या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया गया था, न कार्बन का प्रयोग किया गया था। इसमें बताइए आपको ऑप्शन नंबर ए से और ऑप्शन नंबर से बताइए कौन सा राइट आंसर है इसमें। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फास्फोरस 32 जो है यह आपका रेडियो एक्टिव में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हेर्शे चेस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकला? हेर्शे चेस ने जो प्रयोग किया था उनसे क्या प्रयोग निकला? ऑप्शन नंबर ए आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल है, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, न आपका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट आर द जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें से डी भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इज द राइट आंसर। जो आपका डीएनए है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हेर्शे और चेस ने यह प्रयोग सिद्ध किया था कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन और चारगाफ ने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया, एवेरी एंड मैक्लियोड ने दिया, या मेंडल और मॉर्गन ने दिया। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर इनमें से आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने जो था डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का संरचना दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रोजालैंड फ्रैंकलिन का क्या योगदान था? ये जो साइंटिस्ट थे इनका क्या योगदान? नंबर 1 ऑप्शन की बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ मॉडल, या एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द इमेज, जेनेटिक कोड, और प्रोटीन सिंथेसिस। तो रेप्लिकेशन ऑफ द मॉडल था, इनका यह योगदान नहीं था। जेनेटिक कोड भी नहीं था, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं था। जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्सरे ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द इमेज, इन वैज्ञानिक का इनमें ही वेरी महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चारगाफ के नियम के अनुसार डीएनए में कौन सा बेस बराबर होता है?
इसमें बात हो रहा है कि चारगाव्स का जो नियम होता है, इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में कौन सा बेस बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए है ए और जी बराबर होता है, टी और सी बराबर होता है, मतलब एडेनिन या गुआनिन या थायमिन साइटोसिन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी ए और टी, जी या सी। ऑप्शन नंबर सी ए सी या टी जी, ये सभी बराबर होते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका जो हो ऑप्शन नंबर सी ए बराबर टी, मतलब एडेनिन और थायमिन बराबर होते हैं आपस में, गुआनिन और साइटोसिन आपस में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो गया बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है जो डीएनए में नहीं होता है। इसमें बात कर रहा है कि आपके आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है जो डीएनए में नहीं उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी गुआनिन, ऑप्शन नंबर सी यूरोसिल, ऑप्शन नंबर डी साइटोसिन। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका, इनमें से कौन सा राइट आंसर है। राइट आंसर आपका हो जाए गुआनिन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं होता जो आपका गुआनिन होता है, गुआनिन नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन थे। जहाँ तक आपका टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया उससे 11 क्वेश्चन लिए गए जो कि आपका पूरा चैप्टर प्रैक्टिस के माध्यम से हो गया। इसमें थियरी भी ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो थियरी के जो क्वेश्चन है इसे हम बाद में कराएंगे जो आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा इसका अगला पार्ट 2 आएगा जो कि इसको डिटेल्स में अध्ययन पूरे चैप्टर को कवर किया जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।